MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, राजनीति में छुपाना भी एक कला है और दिखाना भी एक कला। कब कितना छुपाना है और कब कितना दिखाना है, यही तो सियासत है। वैसे कई बातें बिना कहे ही मान ली जाती हैं, जैसे भारत में किस नेता को कौन सी जाति के लोग वोट देते हैं, किस नेता को कौन से धर्म के लोग वोट देते हैं, यह बिना कहे ही समझा जा सकता है और इसके सब कुछ रिकॉर्ड भी है। लेकिन अगर कहा जा रहा है, ठोक बजाकर कहा जा रहा है, तो उसके मायने भी होते हैं। और अगर ऐसे कहा जा रहा है जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है, तो उसका मैसेज दूर तक पहुंचता है। जी हां, यह पहुंचा भी है। लेकिन पहले यह जानिए कि रेड्डी ने कहा क्या है। उन्होंने मुस्लिमों की दरअसल एक नई व्याख्या कर दी है, एक नई परिभाषा बता दी है। रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान और मुसलमान का मतलब है कांग्रेस। इस देश के मुस्लिम भी इसको सुने और सभी धर्मों के लोग सुने। यह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, बल्कि वो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। और यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो मुस्लिमों की इज्जत है, यानी कांग्रेस है तभी मुस्लिमों की इज्जत की जा रही है। यह कब कहा और कहां कहा, यह भी मायने रखता है। इसलिए यह भी जानिए, रेवंत रेड्डी हैदराबाद में एक उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने यह बात कही। और कहा भी तब है जब बिहार के उस इलाके में चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। सीमांचल का वो इलाका जिसमें असदुद्दीन ओवैसी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उससे ठीक पहले रेवंत रेड्डी, या कहिए कि कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। और अब तक जो बातें दबी जुबान में कही जाती रहीं, या कभी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के अंदर से ये खबरें आती थी कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है, अब खुलकर सामने आ गई। दर्शकों, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने यह जो झीना सा पर्दा पड़ा हुआ था उसे हटा लिया, या यह कहिए कि धर्मनिरपेक्षता का जो नकाब था उसको हटा दिया। मुझे लगता है कि दर्शकों, यह इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल कांग्रेस अब खुलकर मैदान में आना चाहती है, खुलकर, और भविष्य में मुस्लिमों का पूरा वोट अकेले हासिल करना चाहती है। इसका कारण क्या है, इसे आपके लिए थोड़ा सा खुलकर समझाता हूं, इसको भी आप देखिएगा। क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, कैसे मना कर सकता हूं। मान लेता हूं कि जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी वो ठीक है, लेकिन क्या मुसलमान का मतलब कांग्रेस है? इस पर बात जरूर कर सकता हूं। दरअसल देश के मुसलमान के पास जहां भी ऑप्शन है, कांग्रेस का विकल्प है, वहां वो कांग्रेस को भूल चुका है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के परिणाम आपको सिलसिलेवार दिखाता हूं, वो भी उन इलाकों के जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। उसको जरा देखिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है 68%। यहां कुल सीटें हैं 90 विधानसभा की, और कांग्रेस के पास इस वक्त 6 हैं, वो भी तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े भाई के तौर पर वहां पर है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कुल 243 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 19 आई थी। महाराष्ट्र की बात करता हूं, यहां मुस्लिम आबादी तकरीबन 12% है। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद तीन बड़े दलों के साथ सीटें मिली थी 16। असम में मुस्लिम आबादी 34% है। बदरुद्दीन अजमल के साथ हाथ मिलाने के बावजूद 126 में से सीटें मिली थी 29। झारखंड में मुस्लिम आबादी 14% है। हेमंत सोरेन के साथ हाथ मिलाया, इसके बावजूद 81 में से सीटें मिली 16। दर्शकों, ये वो स्टेट हैं, वो राज्य हैं जहां कांग्रेस छोटे भाई की हैसियत में है, लेकिन जहां कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वहां भी मुसलमानों ने क्या कहा, जरा यह भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। पश्चिम बंगाल, ये जरा देखिए, यहां की मुस्लिम आबादी 27%।
यहां टीएमसी लगातार सत्ता में है, बीजेपी का राज नहीं है। यहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला दोस्तों। 294 सीटों वाले बंगाल में मुस्लिमों के गढ़ में भी, जहां पर पूरी आबादी ही मुस्लिम है, 70% आबादी जिन विधानसभाओं की मुस्लिम है, वहां भी कांग्रेस शून्य पर है दोस्तों। एक बड़ा डबल जीरो है। उत्तर प्रदेश को भी जरा देखिए, यहां मुस्लिम आबादी यही कोई 18-19% से ज्यादा है। यहां भी विधानसभा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, और यहां तो कई विधानसभा इलाके ऐसे हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहां मुस्लिम ही जीत और हार तय करते हैं, उन्हीं के वोट से होता है। लेकिन 403 में से कांग्रेस को सीटें मिली थी 2। दर्शकों, मतलब क्या है? मतलब यह है कि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, असम में अजमल, झारखंड में हेमंत सोरेन, बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अलग अलग स्टेट में अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, और मुस्लिमों की पहली पसंद ये नेता हैं, ना कि कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस को अब यह मंजूर नहीं है कि मुसलमान किसी और को अपना रहनुमा समझें? और क्या इसीलिए रेवंत रेड्डी के जरिए कांग्रेस अब खुल्लम खुल्ला मैदान में है? इसीलिए महाभारत का पहला सवाल दर्शकों आपके सामने, क्या अब यह मान लेना चाहिए कि कांग्रेस मतलब मुसलमान? कांग्रेस चूंकि खुलकर इस रणनीति पर आ गई है, लोग उसे मुस्लिम पार्टी क्या मान ले ये वो कहना चाह रही है, इस पर मैं बात करूंगा। और दोस्तों, एक और सवाल यह है कि अगर मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो फिर हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब कौन? मुस्लिम वोट पर तो सब खुलकर बोल रहे हैं, तो क्या देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो यह साहस करे कि हिंदू किसके हैं और हिंदुओं का है कौन? डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। अरे मूर्ख, नेहरू से लेकर के मनमोहन तक केवल यही कहते रह गए कि यहाँ के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसके सिवा कुछ किया? रेवंत रेड्डी हमारे मुख्यमंत्री जी भीख मांग रहे हैं मजहब का नाम लेकर। सिर्फ यही कर कर आप भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके बाद बेचारे 5 साल मतदाता आपके चारों तरफ घूमेगा भीख मांगते मांगते। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब हुआ। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। मत बोलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करता हूं। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद फैज खान साहब हैं, जो कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। बहुत बहुत स्वागत फैज खान साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त अजय वर्मा जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। पवन राव अम्बेडकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं AIMIM के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। और शाजिया इल्मी हमें ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ देर के बाद कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं अजय वर्मा जी आपके साथ। क्या कांग्रेस पार्टी अब खुल्लम खुल्ला मैदान में है? वो जो पर्दे पड़े हुए थे कि लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते थे कि भाई कौन किसका वोट है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ अलाइन है, कौन किसको वोट करेगा, वो सब कुछ आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया। और रेवंत रेड्डी खुलकर कह रहे हैं कि हमारे बिना मुसलमान कुछ भी नहीं और मुसलमानों के बिना हम कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए राम जी, आज की बहुत अच्छी डिबेट है। संसार, हिंदुस्तान भी 196 कंट्रियों की हमारी एक कंट्री है, जिस भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, और हमारा प्यारा देश जी, जहां हम रहते हैं, जहां के हम सिटीजन हैं।
700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने संसार में कहना कहिए यहाँ शासन किया था और देश के 57 कंट्री में मुस्लिम जो है नागरिक हैं। भारत सरकार और वो लोग मुझे ये बताएं कि क्या वो मुसलमानों को, या आप भी बताएं, आप भारत का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? उन्हें आप दोयम दर्जे का मानते हैं या पहले दर्जे का मानते हैं? भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्सेस, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग देता है, नहीं देता है? तीसरा। चौथा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता रेवंत रेड्डी ने, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबकी राजनीति करते हैं, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। उठाइए इतिहास कि अगर लोकसभा में टिकट के नाम पे मैंने आपको टिकट दिए। आपके 3-4 सवाल थे, छोटे छोटे, मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मैं दरअसल 10 सेकंड और मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरे ठीक बगल में इधर फैज खान बैठे हुए हैं, 10 सेकंड। मुस्लिम है और इनका ईमान मजबूत है, इसलिए लोग इन्हें मुसलमान कहते हैं। जिनका मजबूत ईमान हो, जो ईमान पे चलने वाले लोग हों, वो मुसलमान होते हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी बैठी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, लेकिन फॉलो वो जिस मजहब, जिस धर्म को करती हैं उसका नाम इस्लाम है, वो भी मुसलमान है। अब ये मत कहिएगा कि मैं इन दोनों को बोलने नहीं दूंगा डिबेट के दौरान। ये भी बोलेंगे, मतलब जितना आप बोल रहे हैं अजय जी, उतना ये भी बोलेंगे, बराबरी से बोलेंगे, अनडाउटली। ठीक है। कुछ और भी प्रवक्ता अगर ऐसे अभी बीच में जुड़ेंगे, शायद वो भी मुस्लिम हो, वो भी बराबरी से बोलेंगे। तो ये मत कहिए कि मुस्लिमों को कोई बोलने नहीं देता, कि दबाने नहीं देता, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी ये खुलकर कहे कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, एक तो आप मुसलमानों को छोटा कर दे रहे हैं, यह मुझे इस बात पर आपत्ति है। क्या मुसलमान वो है जो कांग्रेस है? मैंने उदाहरण देकर शुरुआत में बताया कि कितने स्टेट हैं जहां पे वो आपको विकल्प भी नहीं मानते। लेकिन दूसरी बात, क्या आप ये बिहार के सीमांचल के लिए कर रहे हैं? क्या ये आप जानबूझकर अब ओपनली सारी चीजें कर रहे हैं अजय वर्मा? ये रेवंत रेड्डी के जरिए खुलेआम आप कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान है वो सिर्फ हमारा है और हम मुसलमानों के हैं, बाकी लोग इधर उधर जाएं। देश की इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान के हर स्टेट में मुस्लिम, मैंने आपसे क्या कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा ही नहीं है। अब आज सवाल आता है कि परिस्थितियों का सवाल आता है, समय का सवाल आता है, प्रोग्राम का। रेवंत रेड्डी एक हमारे सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और बहुत अच्छी तरह से बड़ी विकट परिस्थितियों में उन्होंने सरकार की पोल खोल के और हमारी पार्टी को वहाँ अच्छा कांग्रेस का सहयोग से सारा सरकार बनी और सारी चीज़ें चली। जब वहाँ की स्थिति देखिए आप, तेलंगाना की, कि क्या स्टेट था, आपको याद होना चाहिए, तेलंगाना स्टेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब हमारी सरकार थी तो ये स्टेट बनाया गया था, राव साहब जिसके अभी बने थे। हम मुस्लिमों को किसी भी ना, तो देखिए एक और चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह जी सम्मानीय मंत्री हैं, झूठ बोल रहे थे कि साहब कभी भी मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है, कहा था अल्पसंख्यकों का। आप गिरिराज सिंह, अल्पसंख्यकों का। मुझे ये बताइए कि ये कैसे सिद्ध कर लिया आपने कि सारा मुसलमान आपका और आप मुसलमान? ये तो मैं मान सकता हूं कि आप मुसलमानों के, ये आपका अधिकार है, आपकी रणनीति है, लेकिन ये दूसरा क्यों कर दिया कि हम हैं तो आपकी इज्जत है, हम हैं तो आपका अस्तित्व है? आप ऐसे बताना चाह रहे हैं देश के मुस्लिम? मैं आपसे, ये डराना नहीं है तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं डराना। अब आप रेवंत रेड्डी साहब को फोन मिलाइए, उनसे पूछिए कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा गया था। अरे भाई, चुनावी रैली कर रहे थे, हम सर्वधर्म सद्भाव के भाई पोल की रैली कर रहे थे, सबको मालूम है क्यों कर रहे थे, बगल में ढेर सारी भीड़ है। हम देखिए भाई, बिहार में रैली नहीं कर रहे, बिहार में रैली नहीं कर रहे, ये आप लोगों की कमजोरी है, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, बिहार में रैली नहीं कर रहे। अगर आप बिहार में रैली कर रहे हो तो आपकी बात को बल मिलता, पुरजोर समर्थन। आप केवल मुसलमानों को, अब मुझे देश के कुछ मित्र, डॉक्टर अजीज खान और कुछ नेता दोहरे, सुन लीजिए, 2 नंबर का नागरिक मानते हैं, उन्हें भारत के संविधान का पार्टी नहीं मानते होंगे, वो मानते होंगे। मैं तो बराबरी का अधिकार, आजादी में योगदान सारे दलों में मानता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अजीज खान है, वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका ईमान भी जोरदार होगा। डॉक्टर अजीज खान, मुझे बताइए कि आप कांग्रेसी हैं या फिर आप मुसलमान ही नहीं हैं? क्योंकि मैं तो आपके आगे समाजवादी पार्टी का डेजिग्नेशन चला रहा हूं। देखिए मोहन जी, सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं है। हिंदू का है ही नहीं इशू सर, मैं तो केवल मुसलमान का इशू डिस्कस करने आया हूं। नहीं है तो फला पार्टी के हैं, मैं हिंदू को डिस्कस ही नहीं कर रहा। अरे सर सुनिए, सर प्लीज, तो मुसलमान डिस्कस कीजिए प्लीज। देखिए, नहीं, मेरी बात सुन ले आप। देखिए, कांग्रेस में, मेरी बात सुने आप। हाँ। देखिए, सीएम रेड्डी साहब ने क्या कहा, रेवंत रेड्डी ने, मैं उस पर नहीं जाता हूं, और वो उनके कहने का तात्पर्य क्या था
वो किस सिलसिले में कह रहे थे वो मैं नहीं उस पे जाना चाह रहा, इसलिए क्योंकि उनका इंटेंशन कुछ और। अजीज खान साहब क्यों नहीं जाना चाहते ये बताइए। जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये रहा रेड्डी साहब से आपका अलाइनमेंट अभी ठीक हो गया इसलिए नहीं जाना चाह रहे। आप अब बोलने दे, बीच में आप बोलेंगे तो नहीं, आप कह रहे हैं मैं विषय पे ही नहीं जाना चाहता, मेरा विषय ही वो है, उनका आप सब्जेक्ट ही नहीं ले रहे। अरे सुनिए ना, विषय नहीं तो आप बात को सुनिए, उसी विषय पे बात करेंगे हम। उनका इंटेंशन ये था कि मुसलमानों को हक और हिस्सा हमेशा इंडिया गठबंधन ने दिया है, ऐसा तो नहीं कहा हमेशा इस महागठबंधन ने दिया है। और जो इस वक्त एनडीए है, एनडीए ने हमेशा प्रताड़ित किया है। और जो लोग जो पार्टी में भी हैं एनडीए में, अगर मुसलमान भी हैं तो उनको भी वहां पर उनका हक हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ये उनका कहने का इंटेंशन था। एक बात पहले तो यह स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, देखिए मुसलमान इस मुल्क का नागरिक है, वो संविधान ने उसे हक दिया है। सभी जो सुख सुविधाएं हैं, जो संवैधानिक तौर पे सुख सुविधाएं हैं, ये उनका अधिकार है। और वो अधिकार कोई भी होगा, जो भी शासन सत्ता में बैठेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके अधिकार को उसे दिलावे और दे। और अगर मिल रहा है, अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उनके ऊपर कोई उपकार कर रहा है। ये उपकार नहीं है, ये उनका अधिकार है और वो संविधान ने अधिकार दिया। अजीज जी, आप कांग्रेस के लिए, आप कांग्रेस के लिए इतने फ्लेक्सिबल हैं, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आप कांग्रेस के लिए इतने फ्लेक्सिबल हैं, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहते हुए भी अजीज भाई कि ये आपके ही वोट में सेंध लगाने के लिए, अजीज खान जी, ये आपके ही वोट में सेंध लगाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर कहना कि किसी भाई ने आपके टोका था बीच में और आपको याद दिलाया था। देखिए राम मोहन, ये विधानसभा का चुनाव मुझे याद है अच्छी तरह से। आप इसको वोट में मत ले जाइए, आप वोट पे मत ले जाइए तो बोला क्यों गया सर? मैं आपको बताऊं, ये कोई आरती उतारने का सिस्टम चल रहा था क्या? वहां वोट की रैली थी या अधिकारों की बात है? अरे वोट की रैली थी, अधिकारों की बात है। अक्सर बीजेपी शाजिया इल्मी याद दिला, शाजिया इल्मी का, ठीक है आपने बीजेपी को याद किया, मैं शाजिया इल्मी को इन कराना चाहता हूं। शाजिया इल्मी, उसको अधिकार का, शाजिया इल्मी जी मुझे एक बात बताइए जी, एक सेकंड, मुझे बस एक सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या कांग्रेस नहीं है तो मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं है? वो कह रहे हैं हम हैं तो आप हैं। मुझे लगता है सालों साल से, देखिए सालों साल से जिस तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को रखा है और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, वो साफ जाहिर है। अभी एक भाई साहब बहुत चढ़ बढ़ के बोल रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों के हकूक़ की बात होगी। अब बताइए, 65 साल तक ये लोग सरकार में थे, अपने को सेक्युलर कहते हैं, बातें सारी कम्युनल हैं लेकिन अपने को सेक्युलर कहते हैं। इन्होंने क्यों कुछ नहीं कर लिया मुसलमानों के लिए? मैं राजेंद्र सचर कमेटी की बात फिर से कहूँगी, लेकिन दुनिया जानती है कि क्या मुसलमानों का हाल था। सबसे निचले तबके में थे, सबसे निचले बॉटम रंग में थे। क्या कर लिया इन पार्टियों ने? और मैं बताती हूँ बीजेपी ने क्या है, और बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने कुछ मुसलमानों के लिए किया। मैं बताती हूँ कैसे, ये डेटा है मेरे पास। अब देखिए क्या कि कितने मुसलमान हैं हमारे देश में, 14% सेंसस के हिसाब से। आपको मैं बता दूं, जन धन योजना में 42% जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो मुसलमान हैं। यानी कि 14% हैं मुसलमान, लेकिन लाभार्थी 42% हैं। अब ये तो नहीं कि मोदी जी ज़्यादा चाहते हैं मुसलमानों को इसलिए ज़्यादा दिया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे गरीब अगर मुसलमान थे, कोई कौम थी तो वो मुसलमान थे। और क्यों थी वो इतनी गरीब? क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए हाथ बढ़ा बढ़ा कर, ठंडा मतलब कोका कोला, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, तो यही लोग हैं जिन्होंने इतनी मकरूज जहालत में और इस तरह की गुर्बत में रखा है मुसलमानों को। अगर कोई ये पार्टियां हैं ना, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये इनके वजह से मुसलमानों का ये हाल हुआ है। ये बिल्कुल जालिम है और खुदगर्ज है। अच्छा और रुकिए, स्किल इंडिया, सोचिए कितने हुनरमंद मुसलमान हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हक की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात हो रही थी अभी भैया, पर आप देखिए जरा से 22.7% जो लाभार्थी हैं केंद्रीय सरकार की योजना के तहत, वो मुसलमान हैं। और इसके आगे बढ़िए, एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल,
उसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होते थे मुसलमान तो क्या आप इस डेटा के जरिए शाजिया जी ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस नहीं बीजेपी मतलब मुसलमान है? 69.4 मुझे खत्म आप क्या ये बताना चाह रही हैं? ये शख्स बोलेगा, कोई शख्स बोले जा रहा है क्योंकि परेशान है वो शख्स। 69.4% था 2014 में जो ये परसेंटेज मुसलमान बच्चे थे, यानी कि करीब 70% से कम। अब वो बढ़कर सिर्फ 5 साल में, क्योंकि 2019 के आंकड़े हैं, वो हो गया है 74%। आप जरा सोचिए, आप जरा हाँ डाटा गलत है और आपके झूठ जो है ना वो बिल्कुल सही है। आप लगातार बोल रहे हैं और नेशनल एवरेज बढ़ गई है जो 72%। ठीक है शाजिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं, एक ओपनिंग कमेंट सबसे ले लूं मैं पवन अंबेडकर जी को इन कराना चाहता हूं, फिर हर्षवर्धन जी भी वेट कर रहे हैं, फैज भाई में मैं 1 मिनट अजय जी आ रहा हूं, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। पवन अंबेडकर जी, बहुत सीधा सवाल है, क्या इसीलिए ये जो एक्सट्रीमिस्ट कहा गया असदुद्दीन ओवैसी को, क्या इसीलिए कहा गया कि अगली किश्त में रेवंत रेड्डी ये बताने वाले हैं कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुस्लिम? ये सीमांचल में जो नेता आपके मेहनत कर रहे हैं, आपके लोग जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये उसका इंपैक्ट है कि अब खुलकर जो चीजें कहा जाता था कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं, क्या ये सीधे सीधे इसलिए होने लगा है? आपको क्या लगता है अंबेडकर जी? राममोहन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या है ना कि इस देश में एक मानसिकता है, एक विचारधारा है। कांग्रेस के 90% नहीं तो कहेंगे, कम से कम 80% जो लोग हैं आज की डेट पे वो भाजपा में हैं, और जो लोग कांग्रेस में हैं वो भाजपा माइंडसेट वाले हैं। ये जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ये आरएसएस के रिचार्ज वाले लोग हैं। आरएसएस का गुण इनके अंदर भरा हुआ है, तो ये कहीं पर भी रहे, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे टीडीपी में रहे, इनके अंदर की जो भड़ास है ना इस देश के नागरिकों के प्रति निकलती है। और जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है वो बचकाना बयान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप चीफ मिनिस्टर को बचकाना कह रहे हैं? कोई भी आप पवन जी, आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि इस देश का कोई भी बड़ा लीडर बिना सोचे समझे कुछ बोलता नहीं है। कोई इधर उधर कोई बोल दे तो बात अलग है। अब राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, अगर इन जैसे लोगों के बयान को आप बचकाना कह के किनारे कर जाएंगे तो फिर बात खत्म हो गई। फिर किसके बयान को सीरियसली लें? नहीं, मैं उसी पे मोदी जी के, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जो बचकाने बयान है, ये इस देश की जो विरासत है, इस देश की जो एकता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, इसकी हम निंदा कर रहे हैं। कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी लोगों से मिलकर के बनती है, लोग उसको मिलकर के बनाते हैं। जिस तरह का बयान इन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान इस देश में इज्जत पा रहा है और सुरक्षित है, तो कांग्रेस की हालत क्या हो गई? कांग्रेस आज क्षेत्रीय दलों का जो है ना कठपुतली बन गई है। क्षेत्रीय दल टुकड़ा जितना फेंकते हैं उतना ही कांग्रेस लपकती है। आज कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि क्षेत्रीय जो दल है उनकी खैरात पर कांग्रेस जिंदा है, और जो क्षेत्रीय दल है वो मुसलमानों की वोटों की खैरात पर जिंदा है। ये पूरा समीकरण पूरे देश में चल रहा है। आज आप कांग्रेस की हालत देख लीजिए। अब मैं हर्षवर्धन जी को इन कराना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। देखिए, सबकी थोड़ी थोड़ी बात हो जाए, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई लॉन्ग स्ट्रेटजी काम कर रही है? क्योंकि बड़े नेता सामान्यता कोई बात नहीं कहते, और अगर रेवंत रेड्डी को ऐसा कुछ कहना होता कब के कह चुके होते। उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन लड़ लिया, अब तो बाईपोल की बारी है। ये स्थिति क्यों आई कि सीधा सीधा बोल रहे हैं? क्या कोई बड़ी रणनीति है जो पीछे वर्क कर रही है और उसको चेक करना चाहते हैं कांग्रेस के लीडर? देखिए राममोहन जी, कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि उनको अगर पूरे देश में रिवाइव करना है, नए सिरे से ताकत हासिल करनी है, तो उसके लिए मुस्लिम वोट बैंक तो पूरा का पूरा चाहिए। वो ओवैसी हो, तब केसीआर टीआरएस थी, अब बीआरएस हो गई है, लालू जी की पार्टी हो, मुलायम सिंह हो, या देश के किसी भी हिस्से में जो रीजनल पार्टीज हैं, और उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला नहीं है। इसको बड़ी स्पष्टता से समझिए। उनका मुकाबला उन लोगों से है जो या तो उनके सहयोगी हैं या सहयोगी नहीं भी हैं तो उसी हिस्से के लिए लड़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अब सवाल यह है कि अभी जो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं इसको कैसे देखें? अब मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो नहीं कहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बाकायदा मनमोहन सिंह जी ने जब कहा था, और मेरी तो समझ में नहीं आता, हम किस देश में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्या देश को हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं? मुसलमान का देश, ये हिंदू का देश, उसमें फिर जातियां। आप कह सकते थे ना कि जो गरीब होंगे, अगर उसमें मुसलमान गरीब है तो शामिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा रेवंत रेड्डी के बयान में नहीं है। रेवंत रेड्डी के बयान में वो डर है
वो खतरनाक देश विभाजन वाली मानसिकता है जिस पर मुसलमान जिन्ना के पीछे पीछे मुस्लिम लीग में पाकिस्तान चला गया। इसको आप समझिए। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कांग्रेस मींस मुस्लिम। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होगी तो तुम्हारा होगा क्या। ये वो खतरनाक मानसिकता। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से ऐसा बयान आए, और अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, आज रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, ये जो फियर एक पैदा करके, डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये बेहद खतरनाक है। ठीक है, मुसलमानों को मैं फैज खान साहब के पास चलना चाहता हूं। फैज खान, आप तो मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, ये बताइए मुझे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, लेकिन एक बात और कही कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। परम आदरणीय राम मोहन शर्मा भैया, सर्वप्रथम आपके माता पिता को प्रणाम करूंगा। बहुत सुंदर नाम आपका रखा है, सतगुण से युक्त मनमोहक नाम, और आपने मेरा, शाजिया जी का इतना सम्मान किया कि हम पक्के ईमान वाले पक्के मुसलमान हैं। नहीं, अजीज भाई का उतना ही किया, वो अजीज भाई को भी सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है। आपने हमारे ईमान का सम्मान किया राम मोहन भैया। कांग्रेस जिंदाबाद, ये मुसलमान का कलमा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहकर कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो रेवंत रेड्डी ने तो सबसे पहले हमारी आस्था पर ही चोट पहुंचा दिया, हमारे कलमे पर ही हमला कर दिया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। अरे भाई, हम कलमे से होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अल्लाह पे आस्था रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, आस्था रखते हैं, तब हम मुसलमान होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि पहले इस्लाम की मान्यताओं को समझ जाइए, उसके बाद कोई बयान दीजिए। दूसरी बात, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया साहब? 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर बताते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे है, अकाउंट में इनके सबसे कम पैसे। और जिस संघ को आप सांप्रदायिक कह रहे हैं, तो हमारी बहन यहां पर बैठी है, भाजपा की प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को बराबर लाभ दिया और औसत से ज्यादा लाभ दिया। और यहां पर वर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने प्रथम दर्जे का नागरिक मुसलमान की दोयम दर्जे का, साहब भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 इकहरी नागरिकता की बात करता है, ना कोई प्रथम दर्जे का होता है ना कोई दोयम दर्जे का होता है। मुसलमान को क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान क्या ये करते हैं। हम बराबर के नागरिक हैं, हमको वोट बैंक समझना बंद कीजिए, हमारी खरीद फरोख्त बंद कर दी। हम कार्ड की कुर्सी नहीं है, हम वोटर नहीं है, हम जीते जागते इंसान है साहब। ये जब चाहे तब जैसा हमारा प्रयोग करने लगते हैं ये लोग। जी ठीक है, मुझे एक बात, जयंत जिज्ञासु भी जुड़ गए हैं आरजेडी की ओर से। जिज्ञासु जी, स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और सीधा सवाल आपसे कि ये तो आपके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चले आए रेवंत रेड्डी जी, या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ओवैसी जी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बना रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट, इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्वर्टेड कॉमा में एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा हूं, ये लोग आगे ना बढ़ पाए। देखिए, ये जो कुछ भी आप बहस कर रहे हैं, करा रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है बिहार की जनता को। अच्छा, इस बार आपने देखा है, कल जो बड़े पैमाने पर लोगों का टर्न आउट देखने को मिला, वो सिर्फ इस बात का द्योतक है कि लोग बदलाव के आकांक्षी, और बदलाव किस लिए? बेहतर बिहार के लिए। बदलाव किस लिए? अफसरशाही जो चरम पर है उससे मुक्ति के लिए। बदलाव किस लिए? हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी के लिए। बदलाव किस लिए? पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए। बदलाव किस लिए? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए। बदलाव किस लिए? बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और जब हम ये कह रहे हैं तो हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम कोई ऋण नहीं दे रहे हैं वहां की माताओं बहनों को, बल्कि 12 महीने का 25 करोड़ हिसाब से जोड़कर सब कुछ ऋण पे बात हो रही है, सब कुछ नौकरी पे बात हो रही है, सब कुछ बदलाव पे बात हो रही है, तो इसी पर बात हो ये धर्मनिरपेक्षता वाला स्टांस क्यों बदल दिया कांग्रेस ने? हमने तो कहा नहीं कि आप आइए और बताइए, हमने तो ये पूछा नहीं कि आपका स्टांस क्या है। खुद ही मंच से, रैली से ये बता रहे हैं कि मुसलमान तब हैं जब कांग्रेस है, और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। ये किसने कहा?
कौन क्या बोलते हैं, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और राजद है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीआईपी है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है गुप्ता जी की, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, और बिहार जब आगे बढ़ेगा तो देश को भी उसका लाभ मिलेगा। और तो ये इसी तरीके से बढ़ेगा, बाकी सबको माइनस करके बढ़ेगा। देखिए आप नहीं, ये बाकी सबको जैन जिज्ञासु माइनस करके बढ़ेगा क्या राममोहन जी? बिहार आगे? राममोहन जी, इस बात को ठीक उल्टा कर दीजिए, जहां आप बैठे वहां मैं बैठूं, जहां मैं बैठा हूं वहां आप बैठिए। आइए, कैसे गुफ्तगू हो पाएगी? हर बात पर अगर टोका टोकी होगी तो आप ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? समझ गया ना? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके साथ गठबंधन में ये बात है? मेरे लिए जो है इस देश के 140 करोड़ में आबादी में शामिल हर व्यक्ति की गरिमा मायने रखती है, और इसीलिए हम बिहार की बदहाली और वहां जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, जहां एक महिला का प्रसव साल में 3 बार करा दिया जाता है, उस तरह की। मैं बस एक सवाल के बाद दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बस इसका उत्तर दे दीजिए कि अगर आप लोगों की नजर में असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो रेवंत रेड्डी क्या है इस बयान के बाद? समझौता नहीं करते। मुझसे पूछ रहे हैं जी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस देश के हर मनुष्य के अंदर मानवीय गरिमा हो, करुणा हो, संवेदना हो, चेतना हो, सहृदयता हो, आत्मीयता हो, और राजनीति में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझें। हम प्रतिद्वंद्वी जरूर हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस समाज और देश को बनाने में यकीन रखने वाले लोग हैं। इसलिए किसी भी बात का कुपाठ नहीं किया जाना चाहिए। अपने मन में जो हमारे चल रहा है पूर्वाग्रह, उस हिसाब से पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय हम कुछ अपना एक पूरे समुदाय को धमकाने की भाषा में यह कहा जा रहा है कि हम नहीं तो तुम नहीं, कांग्रेस नहीं तो मुस्लिम नहीं, कोई भी कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, और हम पढ़ रहे हैं तो आप कुपाठ बता रहे हैं उसको कुपाठ, और आप कर रहे हैं सुपाठ, आप कर रहे हैं इसका सुपाठ। राममोहन जी सुनिए ना, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो मेरे शिक्षक मुझे सुलेख लिखाते थे, है ना, इमला कहते थे उसको, सुलेख लिखिए। मेरा ख्याल है अच्छा लिखते होंगे। नहीं राममोहन जी, हम तो यही आपसे कह रहे हैं ना कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, और सबकी अपनी संबद्धता इस मिट्टी से है। बहुत सुंदर। तो आपकी प्रतिबद्धता को मैं प्रणाम करता हूं, और आपकी कांग्रेस के साथ संबद्धता को भी प्रणाम करता हूं। दोनों बाध्यताएं आपकी, जो ये संबंधता है आपकी, जो संबद्धता है आपकी, जो प्रतिबद्धता है आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन की, जयंत जिज्ञासु मैं प्रणाम करता हूं। बस मैं ये फर्ज कर रहा था कि कहीं बीजेपी का कोई लीडर या किसी और दल का कोई लीडर अगर ये हिंदुओं को लेकर समान वाक्य कह देता इसी परिप्रेक्ष्य में, तो उसका क्या हश्र करते आप लोग, ये कमाल है, बहुत अद्भुत है। ये मैं पवन अम्बेडकर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट, अरे भाई आप तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के सदस्य हैं बकौल तेजस्वी यादव, राममोहन, और आप प्रवचन कर रहे हैं जयंत जिज्ञासु आपके बारे में। राममोहन साहब, आरजेडी सिर्फ जो है ना लच्छेदार भाषण देना जानती है। राममोहन साहब, अब मैं इस बात को कह दूंगा तो लोग आपत्ति करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एकदम सही बात कही कि आरजेडी वालों ने कट्टा उठाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कट्टा राहुल गांधी के कनपट्टी पे लगाया और मुख्यमंत्री का पद ले लिया। अब इनको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा कहां से? ये मुसलमानों का तिरस्कार करते हैं, मुसलमानों की खैरात के वोटों पर सत्ता पाना चाहते हैं। इनको हम सत्ता नहीं, इनको जमीन की धूल जो है ना चटाने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी वालों को दे दीजिए। जब इनको जो है मध्य प्रदेश में गठबंधन में नहीं रखा जाता तो अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट ना देना कभी। तो ये दो विचारधारा के लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और किस तरह की लच्छेदार बड़ी बड़ी भाषण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के वोट के आधार पर 1952 से लेकर के इस देश में राज किया, और हाशिमपुरा मलिहाना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे भागलपुर की घटना हो, इन्होंने दंगे करा करके मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। अजय वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे आप? तुष्टीकरण से नहीं चलेगा जी, चाहे जितना भी कह लें, पवन जी तुष्टीकरण नहीं चलेगा। पवन जी, अजय वर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। वर्मा जी देखिए, राम जी हमारे अच्छे परिचित भी हैं, मित्र हैं, हर्षवर्धन जी,
बहुत अच्छा लिखते हैं, लोग पढ़ते भी हैं, बढ़िया लिखते हैं, लेकिन 2014 के बाद से उनकी कलम गिरमी रख दी गई है। पता नहीं उनको क्या मजबूरी है, क्या कारण है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है और मैं भी पढ़ता हूँ उनको, बहुत अच्छे लिखते भी हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग देश हित में अगर लिखें, पार्टी हित में ना लिखें। पता नहीं इन पर कौन सा किसका वो है कि जिसकी वजह से किसने कट्टा रखा है इनके कान पर या इनकी नाक पर या इनके सिर पर, ये तो मोदी जी जाने और जाने। दूसरा, मैं साजिया इल्मी जी बड़ी अच्छी हमारी प्रवक्ता आप पार्टी की थी, फिर बीजेपी में आ गई। मुझे तो कहीं से जाहिल नहीं दिखती हैं, कह रही हैं मुसलमानों को जाहिल बना दिया। अगर जाहिल बनती तो सबसे पहले आप जाहिल होती। बहन है, आप लेडीज हैं, महिला हैं, लेकिन आप भी भाषा कट्टे वाली बोल रही हैं कि जाहिल बना दिया मुसलमानों को, अनपढ़ बना दिया मुसलमानों को, वो कर दिया। अरे भाई, आप अगर आप मुझे जाहिल और अनपढ़ और ऐसा अगर आपको लगने लगा तो समझ लेंगे कि पूरा देश जाहिल है। तो यहाँ बैठकर केवल झूठ का प्रोपोगंडा और झूठ का प्रोपोगंडा, जैसे हिटलर का जो था ना, वो जोसेफ गोब्बाल, वो प्रोपोगंडा करता। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है। तीसरा और अभी हमारे भाई बराबर में हमारे बैठे हैं, नहीं मुझे जवाब देने दीजिए। ये बस मैं फाइनल कर रहा हूं, फिर आप ही को सुनेंगे जी। अभी पढ़ रहे थे, अब मुझे नहीं पता कि भाई आरएसएस से इनके कितने रिश्ते हैं, लेकिन ये वहीं से लिखी हुई किताब लाए वहां से और वाचन करने लगे, पढ़ के उसी को, और बस उसे अपने इनकी विचारधारा, इनके घर के भी जितने मुस्लिम होंगे ना, जब मुद्दा आता है ना यहाँ पर देश के उसका, तो हमने देखा है कि किस तरह से, बस मैं उस मुद्दों पे जाना नहीं चाहता हूँ, कहना क्या है, लेकिन अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग अगर देश हित की बात करें। क्या हो रहा है बीजेपी में? मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे बिहार के जो मंत्री शहनवाज हुसैन साहब थे? कहाँ है जफर इस्लाम साहब? ये हितैषी बनते हैं देश के मुसलमानों के, लेकिन कोई मंत्रिमंडल में नहीं लेते, टिकट नहीं देते, और बाद चिकनी छुपड़ी झूठी किताब, झूठ की किताब खोलेंगे। हम मित्रों, हम देश के हितैषी हैं। अरे भाई, आप खोल के दिल खोल के बताइए। देखिए, इनके पास अभी जवाब नहीं था। जब मैंने डेटा सुनाया इनको, और सुनिए, बात गुर्बत जहालत की है, मैं ड्रॉप आउट रेट्स की बात कर रही हूँ, और मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक उनको बाहर रखा जाता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, सब मुसलमान नहीं है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या उनका परिवार हो जो वोट जिहाद की बात करता है, या मोहसिना किदवाई का परिवार हो, या कुछ और मुसलमान हो आपके जैसे। एक बहुत छोटा तबका है जो अशराफ का होता है, अपर क्लास और अपर कास्ट का होता है, जिसको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और मेरा मुंह खुलवा रहे हैं तो मैं आपको आंकड़े बता दूं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं आपको बता दूं कि जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत से मुसलमान बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो बड़ा है, 69 से 75%, यानी कि 6% मुसलमान बच्चे लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है मुसलमान बच्चियों की, वो करीब 9% ज़्यादा पढ़ रही हैं। साजिया जी, ये सारे आंकड़े गूगल पे और सारे आंकड़े सरकारी मौजूद हैं। पसमानदा मुसलमान जिसमें अंसारी, बड़ई, लुहार, गद्दी, एक गद्दी समाज है। आपने कितना प्रतिनिधि दिया गद्दी समाज को, जरा बताएंगी? केवल आप जैसे चेहरे हमारे बराबर में भाई बैठे हैं, बोलने दीजिए, रह जाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बोलने का वहाँ पे है तो मुझे मौका दिया जाए, नहीं तो मैं उठ के जा सकती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बोलने का। आपकी पोल खोल रही हूं मैं भाई साहब, इसलिए आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनकी पोल खुल रही है ना सारी, तो इसलिए बोलने नहीं दे रहे। इतना ना डरिए, डरो मत और डराओ मत। सुन लीजिए आप, और मैं आपको बता दूं, 2021 से पहले 2021 तक 13 लाख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, मुस्लिम बच्चों को, क्रिश्चियन बच्चों को बाकायदा स्कॉलरशिप दी गई है। और आपको डर लग रहा है कि आपने है नहीं, आपने बना दिया उनको बंधुआ मजदूर। और अब आप कह रहे हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम्स, मुस्लिम्स इज इक्वल टू कांग्रेस, जिससे था ना इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा, इंदिरा इज इक्वल टू इंडिया, एंड इंडिया इज इक्वल टू आप इज इन इंडिया। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहीं कुरान शरीफ में लिखा है कि जो मुसलमान कांग्रेस में नहीं है वो मुसलमान नहीं है? ये कुरान शरीफ की कोई आयत है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा कलमा है वो हम सब जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी से मुसलमान बनता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने से नहीं। सिखाइए रेवंत रेड्डी को, और इस तरह से मुसलमानों का और इस्लाम का और कुरान का मजाक ना उड़ाएं। सुन लीजिए, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी बात को। 2-4 लोगों को आपने बना दिया मंत्री, यहाँ पे लाखों लोगों का फायदा हो रहा है। आप मुसलमानों को घर नहीं चाहिए, पीने का पानी पिलवाया आपने,
अजीज खान, पढ़ाई लिखाई की सोचा आपने नहीं, आप लोग को टिकट मिलता रहे, बाकी मुसलमान रहे अंधकार में, उसको जाहिल रखेंगे। बेवकूफ ना बनाइए, बेवकूफ बनाने का वक्त खत्म हो गया है। सुन लीजिए, एक मिनट, दोनों को रोकना चाहता हूं मैं। अजीज खान साहब के पास जाना चाहता हूं। मेरे पास नकवी की बड़ी फिक्र है। ठीक है, अजीज खान साहब के पास जाना चाहता हूं। अजीज खान जी, गाली बकी है, आज बड़ी फिक्र हो गई। ये मध्य प्रदेश का चुनाव जिसका याद पवन अंबेडकर जी दिला रहे थे, ये चालू पार्टी है, ये धीरे धीरे काम करती है, ये अचानक आपके वोट बैंक की तरफ निगाह दौड़ा रही है और खुल्लम खुल्ला दौड़ा रही है। अब तक तो धर्मनिरपेक्षता का पर्दा हुआ करता था, मुझे लगता है कि अब राजनीति बदलने वाली है धीरे धीरे। तो ध्यान रखिएगा बस इस बात का जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, बाकी ठीक है। देखिए राम मोहन जी, देखिए राम मोहन जी, हमारा वोट तो इस देश का जो गरीब है, दलित है, मजलूम है, परेशान है, वो हमारा वोटर है। अच्छा, और हमारे इस वोटर को कोई काट नहीं क्या बात हुई? जो संपन्न हमारे नेता लगातार जमीन पर काम करते हैं और लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, ठीक ठाक लोग भी वोटर हैं, क्यों नहीं? में काम आते हैं। अजीज खान जी भी अच्छे उतर कर वो काम करते हैं। अजीज खान ठीक ठाक संपन्न लोगों में आते हैं। पवन अंबेडकर जी, एमआईएम या जो भी लोग हैं, एक मिनट, हाँ मेरी बात सुने सर, बोलिए बोलने दे सर। आप ये हमारे वोट को नहीं काट सकते, बात सुनिए जी, ये हमारे वोट को नहीं काट सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो सामाजिक समरसता की बात करती है और ऐसे लोगों के साथ है कि जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ में। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का वोट एक भी कहीं कटने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मुसलमानों की हितैषी की बात कर रही थी साजिया जी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक टिकट तक मुसलमान को नहीं दिया, और बातें इतनी लंबी लंबी कि साहब मैं ये देती हूँ, मैं ये देती हूँ, मैं ये देती हूँ। सच्चाई ये है पॉलिटिक्स में, किसी विकास में नहीं है आपकी, ना पढ़ाई लिखाई में, ना क्रेडिट लोन्स में, मुसलमानों को साइंस और मैथमेटिक्स बनाने में, मदरसों में, उसमें नहीं है। टिकट मिल जाए बस, टिकट मिल जाए, सिर्फ टिकट चाहिए आपको। स्टेज पे जाते तो प्राइम मिनिस्टर तक पता नहीं कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक बात, आपके वोटर है बस, यही दूसरी बात इंपॉर्टेंट बताऊं, सुनिए, मुसलमान नहीं चाहता है कि आप कुछ भी हो, मंत्री बन जाए। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, पानी, वो चाहता है पढ़ाई लिखाई और बेहतरी। ठीक है, आपके मंत्री बनने से आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सारे लोग मजबूत हों, अगर वो सारे लोग मजबूत होंगे तभी इंडिया मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। और इस देश को मजबूत करने के लिए मैं फैज खान को इसमें कराना चाहता हूँ। फैज खान हमेशा कटबद्ध है और हमेशा कटबद्ध है। जी जी, हाँ, आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। फैज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक। मेरी ये गुजारिश है, तुष्टीकरण इस हद पर ना चला जाए। जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ की तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया, और आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन का कलंक मुसलमानों के माथे पर लगाया जाता है। तो कांग्रेस ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दे। और दूसरी बात, वर्मा साहब, आप कह रहे थे ना, जो गरीब पसमानदा मुसलमान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो असली अहीर हैं, असली चरवाहे हैं, असली धनगर हैं, असली ढेंगर हैं, असली कुर्मी हैं, आज भी फटी बनियान पहनकर वो भेड़ चरा रहे हैं, पशु चरा रहे हैं, और यादवों के नाम पर मलाई आप लोग खा रहे हैं, कुर्मियों के नाम पर मलाई आप लोग खा रहे हैं। वो बेचारे आज भी पिछड़े हुए हैं। खाली चेहरा दिखाने के लिए टेलीविजन में बैठने से नहीं होता है। भारत की संस्कृति को, भारत की पहचान को, भारत की अस्मिता को, वो नकली सनातनी नहीं है, वो नकली मुसलमान नहीं है, वो असली भारत के नागरिक हैं। आप बनकर बैठ गए, उनका सारा अधिकार खा लिया, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि यादव का विकास हो गया। असली यादव आज भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं और करता रहेगा। वो चेहरा तो वास्तविक रूप से क्या हुआ उन लोगों का दिखाया जाता है, वो लिखी हुई किताब नहीं लाते, वो देश की संस्कृति को चला रहे हैं। देश की संस्कृति में अगर वो खत्म हो गए तो भारत का देश की खत्म हो जाएगा। देश की संस्कृति ये कभी नहीं रही कि देश की संस्कृति। एक सेकंड, आप उनको ही देना चाहते हैं, एक सेकंड, आप उनके लिए जमीन देते हैं, देश के किसानों का भी सम्मान है, आप उनको देश के जवानों का भी सम्मान है। एक मिनट, उद्योगपतियों को गाली दे रहे हैं, जी ठीक है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, एक मिनट रोकना चाहता हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रिपब्लिक भारत पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां बड़ा मुद्दा है, हर हाल में घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार में 160 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत रहा है, और अमित शाह ने करारा हमला बोलते हुए पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, और इस दौरान
उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यह बात कही है कि सीमांचल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए सुनते हैं। और इस वक्त पूर्णिया में भव्य रोड शो निकल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत के लिए। देखिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है। क्या मैसेज आप रीड कर पा रहे हैं बम्पर वोटिंग की? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। एसआईआर का असर भी रहा है इसके। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रखें। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले, सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी। अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। इस मंच पर तो हम जिंदाबाद और वंदे मातरम भारत माता की जय देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मंच पर कट्टे वाला गाना बज रहा था। चलो, वो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि जंगल राज वाला एक संकेत कट्टे और क्रूरता, कट्टे को लेकर जो गाना बज रहा था? सीमांचल में जंगल राज के साथ साथ घुसपैठिया भी बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर आपको लगता है? ओवैसी फैक्टर सबको अपने अपने प्रचार के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से परिणाम। सर, एक आखिरी सवाल। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल उठा गया था कि बुर्का हटाने पर विपक्ष ने, लेकिन हमने भी बात की, मुस्लिम महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं। एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई थी बुर्का को लेकर। चलो, ऐतराज नहीं है तो अच्छी बात है। बुर्का को लेकर प्रोपेगेंडा बनाने, अरे भाई, सब लोग बनाते हैं, तुम एजेंडा मत बना। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। और इसी के साथ महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH